हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज के हमारी क्लास में हम अध्ययन करेंगे पार्ट सेकंड सस्य विज्ञान एग्रोनॉमी से। और आज हमारी 10वीं क्लास है। इसके बाद हमारी 2 क्लास और होगी। कल की क्लास में हम अध्ययन करेंगे राजस्थान व भारत की प्रमुख मृदाओं के बारे में। और हमारी 12वीं क्लास होगी इस मृदा विज्ञान सोशल साइंस से जितने भी एग्जाम रिव्यू क्वेश्चन है वो हम हल करेंगे। तो आज की हमारा पॉइंट है भूमि उपयोग क्षमता। तो उपयोग क्षमता के आधार पर भूमि को 8 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। तो पहली श्रेणी है क्लास 1। इसका प्रदर्शित रंग है हरा और उपयोगिता है सबसे उत्पादित वर्ग नदी बेसिन प्रदेश। तो क्लास 1 में कौन सा प्रदेश आता है? तो नदी बेसिन प्रदेश या सबसे उत्पादित वर्ग। और इसमें क्या होती है? लगातार खेती है। क्लास 1 रंग हरा, उपयोगिता सबसे उत्पादित वर्ग नदी बेसिन प्रदेश और खेती होती है लगातार। अगली क्लास सेकंड रंग है पीला, उपयोगिता है जोखिम खेती, ये भी लगातार होती है। क्लास सेकंड प्रदर्शित रंग पीला, उपयोगिता जोखिम खेती और ये भी लगातार होती है। अगली क्लास थर्ड प्रदर्शित रंग है लाल, उपयोगिता है सीढ़ीदार या कंटूर खेती, ये भी लगातार होती है। अगली क्लास 4 प्रदर्शित रंग है नीला, इसमें कभी कभी खेती होती है। इन तीनों में लगातार खेती होती है, लेकिन क्लास 4 में कभी कभी खेती होती है। और मुख्यतः किसमें क्या रहता है? मोटा अनाज पाए जाते हैं। अगली क्लास 5 रंग होता है हल्का हरा और उपयोगिता है चारागाह। अगली क्लास है क्लास 6 और प्रदर्शित रंग है नारंगी, ये चारागाह +1। ये पर्यावरण की दृष्टि से सबसे क्या है? नाजुक क्षेत्र है। तो क्लास 6 प्रदर्शित रंग नारंगी और इसमें क्या आती है? चारागाह +1। अगली क्लास 7 इसका प्रदर्शित रंग है भूरा और इसमें दलदली क्षेत्र आता है। अगला है क्लास 8, इसका प्रदर्शित रंग है बैंगनी और इसकी उपयोगिता है वन्यजीव अभ्यारण्य या वाटरशेड, वन्यजीव अभ्यारण्य और वाटरशेड। तो क्लास 1 रंग हरा और उत्पादित नदी बेसिन प्रदेश। क्लास सेकेंड रंग पीला, जोखिम खेती लगातार होती है। क्लास थर्ड रंग होता है लाल और उपयोगिता है सीढ़ीदार या कंटूर खेती लगातार होती है। क्लास 4 रंग है नीला, कभी कभी खेती होती है, मुख्यतः मोटे अनाज। क्लास 5 हल्का प्रदर्शित रंग है हल्का हरा और इसमें क्या उपयोगिता क्या? इसकी चारागाह। अगली है क्लास 6 और प्रदर्शित रंग है नारंगी, इसमें चारागाह +1, पर्यावरण की दृष्टि सबसे नाजुक क्षेत्र। क्लास 7 रंग है भूरा, दलदली क्षेत्र। क्लास 7 रंग है बैंगनी और इसमें वन्यजीव अभ्यारण्य वाटरशेड आते हैं। तो ये हमारा पहला पॉइंट था भूमि उपयोग क्षमता। अगला हमारा पॉइंट है मृदा उर्वरता का वर्गीकरण। अगला क्या है? मृदा उर्वरता का वर्गीकरण। मृदा में सूक्ष्म पोषक तत्वों लोहा, जस्ता, तांबा व मैग्नीज का DTPA डाइथिलीन ट्राइमान पेटेसेटिक एसिड निष्कर्षण परीक्षण की खोज लिंडसे व नॉर्वेल द्वारा 1978 में की गई। तो मृदा में सूक्ष्म पोषक तत्वों लोह, जस्ता, तांबा व मैग्नीशियम का DTPA निष्कर्षण परीक्षण की खोज किसने की? तो लिंडसे व नॉर्वेल द्वारा 1978 में। तो DTPA की खोज किसने की? लिंडसे व नॉर्वेल द्वारा 1978 में। DTPA की खोज 1978 ईस्वी में लिंडसे व नॉर्वेल द्वारा। तो मृदा में सूक्ष्म पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं? लोहा, जस्ता, तांबा व मैग्नीज का DTPA डाइथिलीन ट्राइमान पेटेसेटिक एसिड। DTPA फुल फॉर्म क्या है? डाइथिलीन ट्राइमान पेटेसेटिक एसिड निष्कर्षण परीक्षण की खोज लिंडसे व नॉर्वेल द्वारा 1978 में की गई। अब इधर पोषक तत्व और मृदा उर्वरता का रेटिंग चार्ट। ये क्या है? मृदा उर्वरता का रेटिंग चार्ट है और इसका स्रोत हमारे प्रसार दूत 2017 ATIC से लिया गया है। इसमें पोषक तत्व निम्न, मध्यम, उच्च और इसकी यौगिक या इकाइयों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो कार्बनिक पदार्थ और इसकी निम्न होता है, ये इसका क्या होता है? कम होता है। तो कार्बनिक पदार्थ 0.50% से क्या होता है? कम होता है। इस एरो का मतलब क्या होता है? कम, और इस एरो का मतलब होता है अधिक। तो कार्बनिक पदार्थ कितने होते हैं? निम्न में होते हैं 0.50% से कम, मध्य में होते हैं 0.50 से 0.75%, उसमें होते हैं 0.75 से अधिक। निम्न में होते हैं 0.50% से कम, मध्यम होता है 0.50 से 0.75%,
उसमें होते हैं 0.75%, और इसकी यौगिक इकाई क्या है? प्रतिशत। अगला है नाइट्रोजन, ये 280 से कम होता है, मध्यम होता है 280 से 560, और उसमें 560 से अधिक, और इसकी यौगिक इकाई क्या है? किलोग्राम प्रति हेक्टर, किलोग्राम प्रति हेक्टर। अगला है फास्फोरस, ये 12.5 से कम, और 12.5 से 25, और 25 से अधिक। अब है पोटेशियम, ये 125 से कम, और मध्यम है 125 से 300, और ये 300 से अधिक। सल्फर है 22.4, और मध्यम है 22.4 से 35, और 35 से अधिक। ये 1.5 से कम, 1.5, और 1.5 से अधिक। और मैग्नीशियम है 1.0 से कम, 1.0, और 1.0 से अधिक। इन सब की यौगिक इकाई क्या है? किलोग्राम प्रति हेक्टर। अब बात करते हैं आयरन की, तो ये 4.5 से कम, ये 4.5 से 9.0, और ये 9.0 से अधिक। और इसकी यौगिक इकाई क्या है? तो डीटीपी है, क्या है? डाइथिलीन ट्राइमान पेटासेटिक एसिड निष्कर्षित mg प्रति केजी, mg प्रति केजी इसकी यौगिक क्या इकाई है? किसकी? तो आयरन की। अगली है मैग्नीज, ये 3.5 से कम, 3.5 से 7.0, और 7.0 से अधिक। अगली है जिंक, ये 0.6 से कम, ये 0.6 से 1.2, और ये 1.2 से अधिक। अगला है बोरोन, ये 0.5 से कम, ये 0.5 से 1.0, और ये 1.0 से अधिक। अगली है ये बोरोन की यौगिक इकाई क्या है? तो ग्राम जल विनिमय स्टील mg प्रति केजी, ग्राम जल विनिमय स्टील कितना? तो mg प्रति केजी। अगला है कॉपर, ये 0.2 से कम, और ये 0.2 से 0.4, और ये 0.4 से अधिक, और इसका है डीटीपी निष्कर्षित mg प्रति केजी। अगला है मोलिब्डेनम, ये 0.2 से कम, 0.2 से 0.4, और 0.4 से अधिक, और इसकी यौगिक इकाई है एसिटिक अमोनियम ऑक्जेलिक निष्कर्षित mg प्रति केजी। तो ये थी मृदा उर्वरता का वर्गीकरण। अब हम देखेंगे अगला पॉइंट। अगला हमारा पॉइंट है कार्बन नाइट्रोजन अनुपात, जिसे शॉर्ट फॉर्म में CN कहते हैं या CN अनुपात कहते हैं। तो कार्बन नाइट्रोजन अनुपात में पहला है फसल अवशेष अनुपात। तो फसल अवशेष अनुपात है 100:1। कार्बन कितना है? 100, और नाइट्रोजन कितना है? 1। तो फसल अवशेष का अनुपात कितना है? फसल अवशेष का CN अनुपात कितना है? तो वो है 100:1। कार्बनिक पदार्थ या ह्यूमस, कार्बनिक पदार्थ या ह्यूमस का CN अनुपात है 10:1। दलहन का है 20:1। जीवाणु का है 8:1। एक्टिनोमाइसीटीज का है 6:1। गोबर की खाद या FYM का है 20:1 से 30:1। और भारतीय मृदा का है 10:1 से 14:1। और कवक का है 10:1। और सूक्ष्म जीव का है 4:1 से 9:1। तो ये कुछ मुख्य पॉइंटों के कार्बन नाइट्रोजन अनुपात के बारे में हम देखते हैं। तो फसल अवशेष का कितना है? तो 100:1। और कार्बनिक पदार्थ या ह्यूमस का है 10:1। दलहन का है 20:1। जीवाणु का है 8:1। एक्टिनोमाइसीटीज का है 6:1। गोबर की खाद का है 20:1 से 30:1। और भारतीय मृदा का है 10:1 से 14:1। और कवक का है 10:1। और सूक्ष्म जीव का है 4:1 से 9:1। तो कवक का भी है 10:1। और भारतीय मृदा का भी है 10:1 से 14:1। और दलहन का भी है 20:1। और गोबर की खाद का भी है 20:1 से 30:1। अब अगला हमारा पॉइंट है मृदा में उपस्थित पोषक तत्व ज्ञात करने की विधियां। तो मृदा में उपस्थित पोषक तत्व ज्ञात करने की विधियों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले मृदा में उपस्थित कुल नाइट्रोजन, अगर मृदा में उपस्थित कुल नाइट्रोजन की मात्रा ज्ञात करने के लिए हम कौन सी विधि काम में लेते हैं? तो है जेलडाल विधि। कौन सी विधि? तो जेलडाल विधि। पौधों के लिए उपलब्ध नाइट्रोजन कितनी होनी चाहिए, इसकी मात्रा ज्ञात करने की विधि कौन सी है? तो वह है इल्काइन परमैंगनेट विधि।
अगली है मृदा की अम्लीय अवस्था में फॉस्फोरस की मात्रा ज्ञात करने की विधि। मृदा की अम्लीय अवस्था में फॉस्फोरस ज्ञात करने की विधि है बरे नंबर 1 विधि। और मृदा की उदासीन क्षारीय अवस्था में फॉस्फोरस की मात्रा ज्ञात करने की विधि है ओल्सन विधि। तो मृदा की अम्लीय अवस्था में फॉस्फोरस की मात्रा ज्ञात करने की विधि है बरे नंबर 1 विधि। और मृदा की उदासीन क्षारीय अवस्था में फॉस्फोरस की मात्रा ज्ञात करने की विधि है ओल्सन विधि। अगली है मृदा में पोटास व सोडियम की मात्रा ज्ञात करने की विधि है फ्लेम फोटोमीटर विधि। तो मृदा में पोटास व सोडियम की मात्रा ज्ञात करने की विधि कौन सी है, तो फ्लेम फोटोमीटर। और मृदा में सल्फर की मात्रा ज्ञात करने की विधि है टर्बीमेट्रिक विधि। कौन सी, तो टर्बीमेट्रिक विधि किसकी, तो मृदा में सल्फर की मात्रा ज्ञात करने की कौन सी विधि है, तो टर्बीमेट्रिक विधि। अगली है मृदा में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा ज्ञात करने की विधि है वाल्क एंड ब्लैक विधि व मॉर्गन विधि। तो हमने अध्ययन किया है पहले CN अनुपात के बारे में। तो फसल अवशेष का CN अनुपात है 100:1, कार्बनिक पदार्थ या ह्यूमस का है 10:1, दलहन का है 20:1, जीवाणु का है 8:1, एक्टिनोमाइसीटीज का 6:1, गोबर की खाद का है 20:1 से 30:1 और भारतीय मृदा का है 10:1 से 14:1 और कवक का है 10:1, सूक्ष्म जीव का 4:1 से 9:1। अब है मृदा में उपस्थित पोषक तत्व ज्ञात करने की विधि है मृदा में उपस्थित कुल नाइट्रोजन ज्ञात करने की विधि है जेलडाल विधि। पौधों के लिए उपलब्ध नाइट्रोजन विधि है एल्काइन परमैंगनेट विधि। मृदा की अम्लीय अवस्था में फॉस्फोरस की मात्रा ज्ञात करने की विधि है बरे नंबर 1 विधि। मृदा की उदासीन क्षारीय अवस्था में फॉस्फोरस मात्रा ज्ञात करने की विधि है ओल्सन विधि। मृदा में पोटास व सोडियम की मात्रा ज्ञात करने की विधि है फ्लेम फोटोमीटर विधि। मृदा में सल्फर की मात्रा ज्ञात करने की विधि है टर्बीमेट्रिक विधि। और मृदा में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा ज्ञात करने की विधि है वाल्क एंड ब्लैक विधि व मॉर्गन विधि। अब हमारा अगला पॉइंट है चट्टानों के प्रकार। तो पेडोलॉजी के अनुसार मृदा एक प्राकृतिक पिंड है। तो पेडोलॉजी के अनुसार मृदा एक प्राकृतिक पिंड या नेचुरल बॉडी है। चट्टानों के अध्ययन को पेट्रोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। तो चट्टानों का अध्ययन किस में किया जाता है, तो पेट्रोलॉजी में। चट्टानों का अध्ययन विज्ञान की पेट्रोलॉजी शाखा में किया जाता है। तो आग्नेय चट्टानें या एग्नोस रॉक है, इसका उदाहरण है ग्रेनाइट और बेसाल्ट। आग्नेय चट्टानों का उदाहरण कौन कौन सा है, तो ग्रेनाइट और बेसाल्ट। परतदार चट्टानों का उदाहरण है चूना पत्थर, बालू पत्थर और डोलोमाइट। कायांतरित या रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण है संगमरमर, क्वार्टजाइट और स्लेट। तो चट्टानों का अध्ययन किस में करते हैं, तो पेट्रोलॉजी शाखा में करते हैं। आग्नेय चट्टानें ग्रेनाइट व बेसाल्ट, परतदार चट्टानें चूना पत्थर, बालू पत्थर, डोलोमाइट। कायांतरित या रूपांतरित चट्टानें संगमरमर, क्वार्टजाइट और स्लेट। अब पहले हम बात करते हैं आग्नेय चट्टान या इग्नेशियस रॉक के बारे में। तो अधिक ताप के कारण पिघले हुए लावे से पृथ्वी की सतह पर ठंडा होकर ठोस रूप में एकत्रित होने से बनी चट्टान को आग्नेय चट्टान कहते हैं। तो आग्नेय चट्टान क्या होती है, अधिक ताप के कारण पिघले हुए लावे के पृथ्वी की सतह पर ठंडा होकर ठोस रूप में एकत्रित होने से बनी चट्टान आग्नेय चट्टान कहते हैं। इसे मूल चट्टान भी कहते हैं। तो मूल चट्टान किस चट्टान कहते हैं, तो आग्नेय चट्टान को, क्योंकि पृथ्वी की पपड़ी का 95% भाग इन्हीं चट्टान से निर्मित है। तो क्योंकि पृथ्वी की पपड़ियाँ, जिसे हम क्या कहते हैं, अर्थ क्रुस्ट कहते हैं, इसका 95 भाग आग्नेय चट्टान से निर्मित होता है। आग्नेय चट्टान 2 प्रकार की होती है। पहली होती है अम्ल या इंट्रूसिव या प्लूटोनिक आग्नेय चट्टान। पहले अम्लीय इंट्रूसिव या प्लूटोनिक आग्नेय चट्टान ये भूमि की सतह पर बनती है। तो अम्लीय आग्नेय चट्टान किसकी सतह पर बनती है, तो भूमि की सतह पर बनती है। वे अधिक सिलिका पाई जाती है। अम्लीय चट्टानों में अधिक सिलिका पाई जाती है और इसका उदाहरण है ग्रेनाइट। दूसरा है क्षारीय एक्सट्रेसिव और या वोल्केनिक आग्नेय चट्टान। ये भूमि की सतह के नीचे बनती है। अम्लीय तो भूमि की सतह पर बनती है और ये भूमि की सतह के नीचे बनती है। वे कम सिलिका पाया जाता है, इसमें सिलिका कम पाया जाता है, जबकि अम्लीय में सिलिका ज़्यादा पाया जाता है और इसका उदाहरण है बेसाल्ट। अगली है परतदार।
वायु एवं जल द्वारा प्राचीन चट्टानों के अवशेष से प्राप्त पदार्थ दूसरे स्थान पर जाकर परतों के रूप में जम जाते हैं, उन्हें परतदार चट्टान कहते हैं। तो वायु एवं जल द्वारा प्राचीन चट्टानों के अवशेष से प्राप्त दूसरे स्थान पर जाकर परतों के रूप में जम जाते हैं, उन्हें परतदार चट्टान कहते हैं। परतदार चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं। तो परतदार चट्टानों में क्या पाए जाते हैं? तो जीवाश्म पदार्थ पाए जाते हैं। परतदार चट्टानों में ही पेट्रोलियम पदार्थ पाए जाते हैं। तो जीवाश्म पदार्थ और पेट्रोलियम पदार्थ किस में पाए जाते हैं? तो दोनों ही परतदार चट्टानों में पाए जाते हैं। और इसके उदाहरण है बालू पत्थर या जिप्सम खड़िया, जिसे सैंड, और बालू पत्थर को हम क्या कहते हैं? सैंड स्टोन भी कहते हैं। तो बालू पत्थर या सैंड स्टोन या जिप्सम खड़िया किस चट्टान का उदाहरण है? तो परतदार चट्टान का। तीसरे कायांतरित चट्टान। ये चट्टानें उच्च दाब व ताप से आग्नेय और परतदार चट्टानों में परिवर्तन के फलस्वरूप बनती है। तो कायांतरित चट्टान, ये चट्टानें उच्च दाब व ताप से आग्नेय एवं परतदार चट्टानों में परिवर्तन के फलस्वरूप बनती है। ये चट्टानें सबसे ज़्यादा कठोर होती है। तो सबसे ज़्यादा कठोर कौन सी चट्टान होती है? तो वो होती है कायांतरित चट्टान। कायांतरित चट्टान का उदाहरण है स्लेट या संगमरमर, जिसे मार्बल भी कहते हैं, और लकड़ी का कोयला। तो कायांतरित चट्टान का उदाहरण कौन कौन सा है? स्लेट, संगमरमर और लकड़ी का कोयला। इधर एक कायांतरित चट्टान और निर्माण कांच या मूल पदार्थ। कायांतरित चट्टान और मूल पदार्थ। तो मार्बल का मूल पदार्थ है चूना पत्थर, क्वार्टजाइट का मूल पदार्थ है बालू पत्थर, स्लेट का मूल पदार्थ है सेल्स हैं, और ग्नीस का मूल पदार्थ है ग्रेनाइट्स हैं, और शिस्ट का है बेसाल्ट्स हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट है कायांतरित चट्टान और इसका मूल पदार्थ। तो मार्बल का मूल पदार्थ है चूना पत्थर, क्वार्टजाइट का मूल पदार्थ है बालू पत्थर, स्लेट का मूल पदार्थ है सेल, और ग्नीस का मूल पदार्थ है ग्रेनाइट, और शिस्ट का मूल पदार्थ है बेसाल्ट। पिछले क्लास में हमने पीएच वैल्यू के बारे में अध्ययन कर लिया, लेकिन हमारी एक पीएफ वैल्यू बच गई थी। क्या बच गई थी? तो पीएफ वैल्यू। तो पीएफ वैल्यू को परिभाषित किसने किया? तो इसे शेहोफील्ड ने 1935 में परिभाषित किया। पीएफ वैल्यू को किसने परिभाषित किया? तो सन 1935 में शेहोफील्ड। कौन सा फील्ड? शेहोफील्ड 1935। पीएफ वैल्यू शेहोफील्ड 1935। ये एक कॉलम के ऊपर उपस्थित मुक्त जल के तल को सेमी ऊंचाई में व्यक्त करता है। तो पीएफ वैल्यू क्या ज्ञात करता है? तो ये एक कॉलम के ऊपर उपस्थित मुक्त जल के तल को सेंटीमीटर ऊंचाई में व्यक्त करता है। तो इधर है मृदा की स्थिति, पीएफ वैल्यू और दाब एटीएम या बार में। पहली है संतृप्त मृदा, इसकी पीएफ वैल्यू है 0 और इसका दाब है 0.001। अगली है क्षेत्र क्षमता या फील्ड कैपेसिटी, इसकी पीएफ वैल्यू है 2.53 और इसका दाब है -1/3। और अगला है स्थायी म्लानी बिंदु या फिर FWP, इसका पीएफ वैल्यू है 4.18 और इसका दाब है -1.5 या -15। और अगला है हाइग्रोस्कोपिक बिंदु, इसका पीएफ वैल्यू है 4.50 और इसका दाब है -31। अगला है शुष्क मृदा और इसका पीएफ वैल्यू है 7.0 और इसका दाब है -10.00। शुष्क मृदा का दाब एटीएम कितना है? तो -10,000। तो हम वापस देखते हैं, इधर है संतृप्त मृदा का पीएफ वैल्यू है 0 और इसका दाब है 0.001। अगला है क्षेत्र क्षमता, इसका पीएफ वैल्यू है 2.53 और इसका दाब है -1/3। अगला है FWP या स्थायी म्लानी बिंदु प्रतिशत, तो इसका पीएफ वैल्यू है 4.18 और इसका दाब है -15। और अगला है हाइग्रोस्कोपिक बिंदु, इसका पीएफ वैल्यू है 4.50 और दाब है -31। शुष्क मृदा का पीएफ वैल्यू है 7.0 और दाब है -10,000। अब हम अध्ययन करेंगे मृदा नमी ज्ञात करने के यंत्र। पहला है टेंशियोमीटर, ये केवल 0.85 बार मृदा नमी तक संवेदी होता है। तो ये केवल कितना? तो 0.85 या 0.85 बार मृदा नमी तक संवेदी होता है। इसलिए ये बालू मृदा के लिए उपयुक्त है, क्योंकि बालू मृदा में तनाव
1 बार से कम होता है। बालू मृदा में तनाव कितना होता है? तो एक तो बालू मृदा के लिए कौन सा मृदा नमी यंत्र है? तो वो है टेंशियोमीटर। ये चिकनी मृदा के लिए उपयुक्त नहीं है। ये फसलों के निश्चित या कम अंतराल पर पानी सिंचाई देने हेतु उपयुक्त है। ये फसलों के वो निश्चित या कम अंतराल पर पानी या सिंचाई देने हेतु उपयुक्त है। तो टेंशियोमीटर ये केवल 0.85 बार मृदा नमी की तक संवेदी होता है, इसलिए ये बालू मृदा के लिए उपयुक्त है, क्योंकि बालू मृदा में तनाव 1 बार से कम होता है। ये चिकनी मृदा के लिए उपयुक्त नहीं है। ये फसलों को निश्चित या कम अंतराल पर पानी या सिंचाई देने हेतु उपयुक्त है। अगला है जिप्सम ब्लॉक या विद्युत प्रतिरोध या बायोपेस्ट नमीमीटर। लंबे अंतराल पर सिंचाई करने वाली फसलों 0 से 15 बार में उपयुक्त है। ये विद्युत प्रतिरोध पर निर्भर है। जिप्सम ब्लॉक में क्ले मृदा में संतोषजनक कार्य करता है, लेकिन टेंशियोमीटर क्ले मृदा में उपयुक्त नहीं है। ये लवणीय मृदा में उपयुक्त नहीं है, क्योंकि लवणता विद्युत चालकता बढ़ाती है। अगला है न्यूट्रॉन नमीमीटर। खेत में नमी या त्वरित नमी ज्ञात करने का यंत्र। खेत में त्वरित नमी ज्ञात करने का यंत्र कौन सा है? तो न्यूट्रॉन नमीमीटर। ये खेत में नमी की मात्रा ज्ञात करने की श्रेष्ठ विधि है। अगली है प्रेशर मेम्ब्रेन एंड प्रेशर प्लेट एपार्टस। प्रेशर मेम्ब्रेन एंड प्रेशर प्लेट एपार्टस। इसमें प्रयोगशाला में मृदा की नमी ज्ञात करने में प्रयोग करते हैं। तो प्रयोगशाला में मृदा की नमी ज्ञात करने का यंत्र कौन सा है? तो वो है प्रेशर मेम्ब्रेन एंड प्रेशर प्लेट एपार्टस। ये 0 से 15 बार दाब तक मृदा नमी तनाव का कार्य करता है। तो ये थे मृदा नमी ज्ञात करने वाले महत्वपूर्ण यंत्र। अब ये कार्बन नाइट्रोजन अनुपात, जिसका हमने पहले भी अध्ययन कर लिया, एक बार वापस एक नज़र में देख लेते हैं। मृदा के कार्बन में उपलब्ध नाइट्रोजन की मात्रा का वजन है। ह्यूमस का CN अनुपात 10:1 है। सामान्य मृदा का CN अनुपात 10:1 से 12.1 अनुपात है। सूक्ष्म जीवों का CN अनुपात 4:1 से 9:1 है। गोबर की खाद का CN अनुपात 20:1। दलहनी फसलों का CN अनुपात 20:1 है। तो ह्यूमस का CN अनुपात है 10:1। सामान्य मृदा का CN अनुपात है 10:1 से 12:1। सूक्ष्म जीवों का CN अनुपात है 4:1 से 9:1। गोबर की खाद या FIM का CN अनुपात है 20:1। दलहनी फसलों का CN अनुपात है 20:1। सकरा CN अनुपात भूमि के लिए उपयुक्त होता है। सकरा क्या होता है? CN अनुपात भूमि के उपयुक्त होता है एवं चौड़ा अनुपात भूमि में नाइट्रोजन की कमी को प्रदर्शित करता है। संकरा CN अनुपात भूमि के लिए उपयुक्त होता है एवं चौड़ा अनुपात भूमि में नाइट्रोजन कमी को प्रदर्शित करता है। कार्बनिक मृदाओं में कम से कम 20% कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। भारतीय मृदाओं में सामान्यतः 0.5% कार्बन पाया जाता है। तो भारतीय मृदाओं में सामान्य कितना कार्बन पाया जाता है? तो 0.5%। पश्चिम राजस्थान की मृदाओं में सामान्यतः 0.1 से कम कार्बन पाया जाता है। तो पश्चिम राजस्थान की मृदाओं में सामान्यतः 0.1% से कम कार्बन पाया जाता है। अब हम बात करते हैं पहली ह्यूमस की। तो FIM के विघटन से बनने वाला अंतिम गहरे भूरे रंग का उत्पाद ह्यूमस कहलाता है। कार्बनिक पदार्थों को कार्बन में परिवर्तित करने का सूत्र है C = 0.m × 0.58। तो कार्बनिक पदार्थों को कार्बन में परिवर्तित करने का सूत्र कौन सा है? तो O = 0.m × 0.58। तो O = 0.m × 0.58। कार्बन को कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित करने का सूत्र है OM = OC × 1.72। तो पहला है OC = OM × 0.58। कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित करने का सूत्र है OM = OC × 1.72। इसके 3 प्रकार के अम्ल पाए जाते हैं। पहला है आणविक भार, पहला है गुण और फ्लूविक एसिड, ह्यूमिक एसिड और ह्यूमिन एसिड। तो आणविक भार और फ्लूविक एसिड है सबसे कम, ह्यूमिक एसिड है मध्यम और ह्यूमिन एसिड है सबसे अधिक। पहला है गुण आणविक भार और फ्लूविक एसिड में आणविक भार होता है सबसे कम,
ह्यूमिक एसिड का होता है मध्यम और ह्यूमिन एसिड का होता है सबसे अधिक। दूसरा है रंग, तो फ्यूलिक एसिड का रंग होता है हल्का और ह्यूमिक एसिड का रंग होता है मध्यम और ह्यूमिन एसिड का रंग होता है गहरा। अगला गुण है घुलनशीलता, तो अम्लीय व क्षारीय विलयन में घुलनशील कौन है, तो फ्यूलिक एसिड। अम्लीय में अघुलनशील व क्षारीय में घुलनशील कौन है, तो ह्यूमिक एसिड, और दोनों में अघुलनशील है ह्यूमिन एसिड। अगला गुण है विघटन, तो सबसे अधिक विघटन होता है फ्यूलिक एसिड का और मध्यम होता है ह्यूमिक एसिड का और सबसे कम होता है ह्यूमिन एसिड का। अगला है विशिष्ट ऊष्मा, एक ग्राम पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा। तो विशिष्ट ऊष्मा किसे कहते हैं, 1 ग्राम पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए उपयुक्त आवश्यक ऊष्मा की मात्रा, और इसकी इकाई है कैलोरी प्रति ग्राम प्रति सेंटीग्रेड या कैलोरी प्रति ग्राम इंटू प्रति सेल्सियस। कैलोरी प्रति ग्राम प्रति सेल्सियस। जल का विशिष्ट ऊष्मा है 1.0 और हवा की विशिष्ट ऊष्मा है 0.26। जल की विशिष्ट ऊष्मा है 1.0 और हवा की विशिष्ट ऊष्मा है 0.26। दूध की विशिष्ट ऊष्मा है 3.97 और सूक्ष्म मृदा की विशिष्ट ऊष्मा है 1.0। तो जल की विशिष्ट ऊष्मा 1.0, हवा की विशिष्ट ऊष्मा 0.26, सूक्ष्म मृदा की विशिष्ट ऊष्मा 1.0 और दूध की है 3.97। अब है मृदा रंग। मृदा रंग का निर्धारण मुनसेल चार्ट द्वारा किया जाता है। मृदा का रंग का निर्धारण किससे करते हैं, तो मुनसेल चार्ट से। HUE ये मृदा में प्रभावी स्पेक्ट्रल रंग को प्रदर्शित करता है। अगला है वैल्यू, ये मृदा के रंग को हल्केपन या गहरेपन को प्रदर्शित करता है। अगला है क्रोमा, ये मृदा के रंग की शुद्धता को प्रदर्शित करता है। अगला है मृदा में लाल रंग हेमेटाइट Fe ऑक्साइड के कारण होता है। मृदा का लाल रंग किसके कारण, तो हेमेटाइट या Fe ऑक्साइड के कारण होता है। और भूरा रंग मैग्नेटाइट के कारण होता है। मृदा का लाल रंग तो हेमेटाइट और भूरा रंग मैग्नेटाइट के कारण होता है। और पीला रंग लिमोनाइट या जियोतोनाइट के कारण होता है। तो मृदा रंग का निर्धारण मुनसेल चार्ट द्वारा किया जाता है। तो ह्यू ये मृदा के प्रभावी स्पेक्ट्रल रंग को प्रदर्शित करता है। वैल्यू ये मृदा के रंग के हल्केपन या गहरेपन को प्रदर्शित करता है। क्रोमा ये मृदा के रंग की शुद्धता को प्रदर्शित करता है। मृदा में लाल रंग हेमेटाइट के कारण, भूरा रंग मैग्नेटाइट के कारण और पीला रंग लिमोनाइट या जियोतानाइट के कारण। अगला है मृदा सूक्ष्मजीव। सामान्य मृदाओं में प्रति ग्राम मृदा संख्या के आधार पर सूक्ष्मजीवों का क्रम, तो प्रति ग्राम संख्या के आधार पर सबसे अधिक है जीवाणु, उसके बाद एक्टिनोमाइसीटीज, उसके बाद कवक और उसके बाद शैवाल। तो संख्या के आधार पर जीवाणु, एक्टिनोमाइसीटीज, कवक और शैवाल। और सामान्य मृदाओं में प्रति ग्राम मृदा में वजन के आधार पर, वह संख्या के आधार पर, यह वजन के आधार पर सूक्ष्मजीवों का क्रम। तो सबसे अधिक है कवक, उसके बाद है जीवाणु और उसके बाद एक्टिनोमाइसीटीज और उसके बाद है शैवाल। तो सबसे अधिक वजन किसका होता है, कवक का, उसके बाद जीवाणु, उसके बाद एक्टिनोमाइसीटीज का, उसके बाद शैवाल का। अम्लीय मृदाओं में प्रति ग्राम मृदा में सूक्ष्मजीवों का क्रम, तो अम्लीय मृदा में सबसे अधिक होता है कवक, उसके बाद जीवाणु, उसके बाद शैवाल, उसके बाद एक्टिनोमाइसीटीज। और शुष्क मृदाओं में प्रति ग्राम मृदा में सूक्ष्मजीवों का क्रम है एक्टिनोमाइसीटीज, जीवाणु, कवक और शैवाल। तो शुष्क मृदा का है एक्टिनोमाइसीटीज, जीवाणु, कवक और शैवाल। अम्लीय मृदा का है कवक, जीवाणु, शैवाल और एक्टिनोमाइसीटीज। जीवाणुओं के लिए उपयुक्त मृदा pH मान 6 से 7.5 होता है। तापमान के आधार पर सूक्ष्मजीवों का विभाजन, तो साइक्रोफिल ये जीव 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे तापमान पर पनपते हैं। तो साइक्रोफिल 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे तापमान पर पनपते हैं। मिजोफिल ये जीव 10 से 40 डिग्री सेल्सियस तापमान पर पनपते हैं। और थर्मोफिल ये जीव 45 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पर पनपते हैं। तो 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे साइक्रोफिल, 10 से 40 डिग्री सेल्सियस मिजोफिल और 45 डिग्री सेल्सियस से अधिक है थर्मोफिल। तो नमस्कार दोस्तों, ये थी आज की हमारी महत्वपूर्ण क्लास। तब तक अगली क्लास